पॉल्यूशन वाला। पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो किया था आप लोगों ने, नहीं किया था? ठीक है, पॉल्यूशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा, उसको कर लेंगे। फिर हम लोग बायोडायवर्सिटी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि अब ये है, एक यूनिट खत्म हो गई है, तो बायोडायवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले अभी नहीं करेंगे आज स्टार्ट, क्योंकि लोगों की तबीयत खराब है, इसलिए नया टॉपिक नहीं करेंगे। आज जो है हम लोग इसके इसमें इन्वायरमेंट वाला जो सेगमेंट है वो कि ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट, देख रहे हैं, ह्यूमन मेड पॉल्यूटेंट आर कॉल्ड, सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही क्या है। एंथ्रोपोजेनिक सबको पता है ना। 2019 में देखो यहाँ पे जैसे क्या बोला है कि क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 में कि अगर ह्यूमन पोल्यूशन कॉज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन ही तो बोलेंगे। इन्वायरमेंट, यहाँ पे दूसरा दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड, जो इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटी से मॉडिफाई होता है उसको क्या कहते हैं, वही सेम क्वेश्चन पिछला वाला, एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, एंथ्रो मतलब इंसान, उससे होने वाला, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये वो कई बार पूछा हुआ है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन इनसे बहुत प्यार था इससे, ये बार बार बायोडिग्रेडेबल सेम ऑप्शन देकर बार बार पूछा हुआ है, लगभग मतलब सिमिलर ऑप्शन देकर बार बार कई बार पूछा हुआ है। 2000 पीसीएस में 2014 में पूछा हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल कौन है, मरकरी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, आपको पता है एस्बेस्ट टॉस भी नहीं है। सीवेज जो होता है, जो भी सीवेज होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो मतलब कुछ भी, तो उसको बायोडिग्रेडेबल हम कर सकते हैं। सीवेज का जो गंदगी होती है जो निकलती है, तो ये पोल्यूटेंट जो है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह जो होता है सीवेज के अंदर, डोमेस्टिक वेस्ट है, कैटल डंक वगैरह है या एनिमल बोन वगैरह, ये सब बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर दोबारा वही क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी टाइप से कि अब इसमें कंबशन ऑफ द कोल पेट्रोल एंड डीजल इज बेसिक सोर्स ऑफ, अगर कंबशन होता है कोल का और आपका पेट्रोलियम का, यूपीएस पीसीएस मेंस 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोल पेट्रोलियम एंड डीजल का अगर कंबशन होता है तो बेसिक सोर्स किस चीज़ का है, कौन सा पोल्यूशन होता है, सिंपल है, एयर पोल्यूशन होता है, सबको पता है। ठीक है ना, इसमें कोई उसमें कोई वो नहीं है ज़्यादातर, मतलब बेसिक जो है तीनों, क्योंकि अगर चल रहा है तो चलने से पॉल्यूशन जो होगा एयर ही होगा। उसके बाद में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कौन सा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं करता है, तो सबको पता है कौन सा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं करता है, बताओ कौन सा नहीं करता है। हाँ, अरे कौन क्या बोल रहे हो, क्या क्वेश्चन गलत करोगे क्या? हाँ, ये भी गलत करोगे क्या? तो बाद में देखें, ये क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है जो पिछला वाला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, बस इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया, सीरीज रह गया। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यूपीपीसीएस के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा होता है, सीधे आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता रहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड, अब देखो याद करो, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पहले, क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग, कौन सा बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये मैंने, ये क्वेश्चन हमने किया था जिस टाइम हम वो पढ़ रहे थे, तब उसी रैंक किया था। और इसमें मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें बताई थी इसमें फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, आपको बताया था कि इसके अंदर जो चीज़ होती है मिक्सचर ऑफ पॉल्यूटेंट होता है, ये इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, वोलेटाइल कार्बनिक ऑर्गेनिक जो है वो कंपोनेंट होते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और इसके अंदर ग्राउंड लेवल ओजोन वगैरह, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होता है किससे, नाइट्रोजन ऑक्साइड से और ओजोन से मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। तो ये दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, प्लस उसके साथ साथ ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं इसके अंदर, और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन और ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लस सनलाइट, ये सारा मिलाकर फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी फोटोकेमिकल स्मोक जो है बताते हुए बता दिया था, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ये हमने सॉल्व भी कर रखा है पहले, सॉल्व किया था ये कि फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो स्मोक इज अ रिजल्टेंट ऑफ द
रिएक्शन किसके अंदर रिएक्शन होता है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो आसान सा क्वेश्चन है, बताओ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो NO2 होगा, ओजोन रहेगा, ठीक है, और परऑक्सील नाइट्राइल रहेगा, और उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहेगा। CO2 है, O2 तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। CO2 वगैरह नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी कोई गलत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इवनिंग मॉर्निंग कुछ, ठीक है। तो कुल मिलाकर फोटोकेमिकल स्मोक लाइट की प्रेजेंस में बनता है, और ये है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछा है, स्मोक एसेंशियल कॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में स्मोक जो है एसेंशियली, स्मोक में क्या होना जरूरी है, तो स्मोक में दो चीज़ें होनी जरूरी है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑफ सल्फर, ये दोनों होना जरूरी है। ऑक्सीजन की तो जरूरत है नहीं, सॉरी सल्फर कह रहा हूँ, ओजोन एंड नाइट्रोजन ये दोनों होना जरूरी है ना स्मोक के लिए। ओजोन होना जरूरी है ना, यहाँ मुझे लगा ओजोन दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, यानी डी नहीं है। इसका मतलब ओजोन एंड नाइट्रोजन दो चीज़ें दे रखी है ना, दो चीज़ें होना ज़रूरी है स्मोक बनने के लिए, ओजोन होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये दोनों होना ज़रूरी है। स्मोक इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द, अच्छा नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं दे रखा है, एक मिनट देखो। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है ट्विस्ट है कि इसमें ओजोन ज़रूरी है कि फोटोकेमिकल स्मोक के लिए ज़रूरी है, लेकिन स्मोक फॉर्मेशन जो होता है, जो इंडस्ट्रीज में होता है, ये फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है, स्मोक है, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कभी कभी हम लोग ना ज़्यादा, हाँ ये भी एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि कई बार हम लोग ना क्या होता है, हम सोचते हैं कि बहुत टफ लेवल पे क्वेश्चन जाके पूछेगा, फोटोकेमिकल स्मोक पूछेगा, लेकिन उसने फोटोकेमिकल स्मोक नहीं पूछा है, सिंपल स्मोक पूछा है। स्मोक क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपका सल्फर SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 निकलता है, या नाइट्रस के ऑक्साइड निकलते हैं, वो सारे जो बनते हैं, वो जब रिएक्शन करते हैं वाटर वगैरह के साथ, तो वो जो बनाते हैं वो स्मोक टाइप से बनाते हैं, ठीक है। उसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी स्मोक प्लस क्या नाम है आपका फॉग, ये दोनों मिलाकर स्मोक बनता है, तो ये है, ये फोटोकेमिकल स्मोक नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगर यही फोटोकेमिकल स्मोक होता तो ओजोन की जरूरत हो जाती है हमें, नाइट्रोजन की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड की जरूरत थी, तो ये दोनों मिला के फिर ऑप्शन बनता है, जैसे 1 2 3 करके कुछ अगर देते तो ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहने का है, क्योंकि मतलब हम लोग जैसे फोटोकेमिकल स्मोक भी पढ़ा हमने और स्मोक भी पढ़ा है, तो फोटोकेमिकल स्मोक में तो सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन स्मोक में नहीं जरूरत होती है। इसी तरह से आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम नॉइज पोल्यूशन। अब रीजन उजन कुछ नहीं है, आप समझो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन आपको किन में से किस में देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक में देखने को मिलेगा, या आपका इलेक्शन मीटिंग्स में देखने को मिलता है, या रॉक म्यूजिक में, या जेट फ्लाइट में। तो जाहिर सी बात है जेट फ्लाइट में बहुत ज्यादा नॉइज होता है, रॉकेट वगैरह में उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। रॉकेट वॉकेट लॉन्ग में तो बहुत ज़्यादा होता है, जेट फ्लाइट में भी बहुत तेज़ होता है, इतना तेज़ होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि खिड़की के मतलब शीशे भी टूट जाते हैं कभी-कभी, सुना है? हाँ, तो इसीलिए डी यहाँ पे फ्लाइट जेट है। और ये नॉइज़ पॉल्यूशन जो है इसके अंदर देखो ये दे रखा है कि किस में कितना है। अगर कोई क्या नाम है लीव्स जो हैं वो अगर लीव्स वगैरह जो बोलती है मतलब चलती हैं, सरसराती हैं, तो उसमें जो है सरसराहट जो होती है वो 20 डेसिबल के आसपास होता है। विस्परिंग जो होती है मतलब जो कोई विस्पर करता है बहुत धीरे से बोलता है कान वान में, तो वो 30 डेसिबल लगभग होती है। रूम में जो नॉइज़ होती है, जो बात करते हैं हम लोग, 40 डेसिबल होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग जो बातचीत करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सेट 60 डेसिबल होता है। ट्रक का जो साउंड होता है 80 टू 85 डेसिबल होता है। उसके अलावा जेट इंजन जो होता है उसका साउंड 120 डेसिबल होता है। और जेट प्लेन वगैरह जब लैंड करता है तो 150 डेसिबल तक जाता है, और रॉकेट इंजन जब लॉन्च वॉन्च होता है तो वो 150 डेसिबल 180 डेसिबल तक जाता है। तो ये लगभग लगभग ये देखिए, ये नॉइज़ पॉल्यूशन में ये कुछ रेंज याद करने की ज़रूरत है, तो आप ये बता सकते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन कौन ज़्यादा करेगा। मतलब एक थोड़ा-सा दिमाग में रखना है। ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन व्हिच गैस पॉल्यूटेंट नॉर्मल कंडीशन में द गैस व्हिच पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। नॉर्मल कंडीशन में जो है कौन सी गैस है जो पॉल्यूट करती है किसको, एटमॉस्फेयर को। ऑक्सीजन पॉल्यूट करेगी, नाइट्रोजन पॉल्यूट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एसेंशियल कंपोनेंट है एयर के। मैंने बोला ना कार्बन मोनोऑक्साइड से क्वेश्चन शुरू हुए हैं, अब क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। तो ये तीनों तो एसेंशियल कंपोनेंट ही हैं, वो एयर के एसेंशियल कंपोनेंट्स में से ये तीनों तो हैं ही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं।
तो पॉल्यूटेंट हो गया वो। क्लियर है? सुन रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं है? नहीं, सॉरी, नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। दिमाग जो है ना बार बार ईशान की तरफ चला जा रहा है, उसकी तबीयत जो नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग बार बार मेरा जो है ना कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट मैंने पॉल्यूटेंट के क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बताया था। हाँ, तब क्योंकि वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब जो किसी से रिएक्शन करेगा तब वो पॉल्यूशन करेगा। पेन तो पता ही है, सल्फर डाइऑक्साइड में स्मॉग सबको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2, ये मिलने-विलने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पॉल्यूटेंट है, SO2, है ना? पेन जो है किसी के साथ मिलेगा, एक स्मॉग भी जो है क्या नाम है फॉग मिलेगी तब होगा, ओज़ोन भी पॉल्यूटेंट जब ग्राउंड लेवल पे होगा तब होगा, ऐसे नहीं है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अपने आप में प्राइमरी पॉल्यूटेंट है ना? देखो पेन, ओज़ोन और स्मॉग जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये रिएक्शन प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके तब ये जो है पॉल्यूशन बनाते हैं, पॉल्यूटेंट बनते हैं। व्हाइल जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है वो मेन पॉल्यूटेंट है, वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये याद रखिएगा आप लोग। याद रखेंगे? ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं। ऑक्साइड देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। और पेन, ठीक है, परऑक्सीनाइट्रल का नाइट्रल और ऑक्सीजन, ओजोन एंड स्मॉग, ये सब क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है? तो अब आगे का क्वेश्चन देखें भैया, क्या दूसरी तरह से पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो अभी तो हमने डिस्कस किया कि स्मोक जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा हमसे, है कि नहीं? तो ये जो है आपका 2000 क्या नाम है 18 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके अलावा कलरलेस गैस कमिंग फ्रॉम द मोटर व्हीकल, ठीक है, कलरलेस गैस जो कि मोटर व्हीकल से निकलती है, सिगरेट के इनकम्प्लीट कंबशन, ध्यान रखिएगा कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कंप्लीट अगर होगा, लेकिन इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पढ़ा हुआ है ये तो आपने, है? तो ये भी या ये क्वेश्चन है उत्तराखंड में आया हुआ है 2003 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट कैन अफेक्ट द ब्लड स्ट्रीम, अब वही सेम क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर। आपको मैंने बताया भी है कि ब्लड के साथ उसकी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की एफिनिटी, मतलब उसके साथ आरबीसी के साथ कंबाइन करने की होती है। हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो है आपका ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से जो है वो बाइंडिंग करके ब्लड स्ट्रीम में दिक्कत करता है। तो यहाँ पे आंसर सिंपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद में फिर आपका पॉल्यूटेंट, ठीक है, पॉल्यूटेंट इमिशन गैसेस इन द व्हीकल एग्जॉस्ट मैनली, जो जो है पॉल्यूटेंट जो निकालते हैं, क्या कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का ही जमाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकालेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जिधर जितना भी आप इधर देखेंगे ना, इसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, एक लाइन के क्वेश्चन है, ये सारे आप देख लीजिएगा घर पे जाके कि कौन कौन से वो हैं, ठीक है? मैं इसमें से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लेता हूँ जो मुझे जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं, अदरवाइज ये सब आप पढ़ सकते हो। वाटर पोल्यूटेड रिवर मेजर बाय द, हाँ ये भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, बताओ इसमें क्या होगा? 21 क्वेश्चन कर लोगे ये भी, खुद बताओ। और डीओ से मेजर करते हैं ना यार, पढ़ाया तो है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से। बताया है ना ये तो, यूपी के अंदर आया हुआ है एआरओ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 50 बार बात कर चुके हैं।
कि बहुत इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ जो है डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द फर्टिलाइज़र, अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करा जाता है एकदम प्रोपोर्शन में, तो सॉइल पॉल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, लीड टू क्या होगा इसमें, इससे सॉइल पॉल्यूशन होगा। और क्या नाम है, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो वाटर भी पॉल्यूट कर देगा। लेकिन अब इसमें यह है कि वाटर में क्या होगा, एयर भी क्या पॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करोगे, एक्सेसिव यूज़ करोगे, तो सब सारे तरह का पॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल पहला जो होता है वो सॉइल पॉल्यूशन होता है। फिर वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर, वाटर को भी पॉल्यूट करता है, आपको पता ही है। ठीक है ना। और अगर वही क्या नाम है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं वो हवा में मिल जाता है, तो वो जो है एयर को भी पॉल्यूट करता है। हाईएस्ट केमिकल पॉल्यूटेंट, अच्छा हाँ, सबसे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूटेंट किससे निकलते हैं? मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी कि हमारे जो कानपुर से लेकर, कानपुर की जो लेदर फैक्ट्रीज़ थी उनकी वजह से, और क्या नाम है, कान इधर पूरा गंगा का पानी जो है पोर्टेबल वाटर नहीं रह गया, उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा आ गया है, तो वो इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात की थी मैंने, याद है? क्वेश्चन ये आप कर लोगे बड़े आसानी से। एसिड रेन, अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो एसिड रेन होता है, ये तो बताइए ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो आप मतलब इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको आता नहीं है। फिर ये पूछ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन कौन-कौन से हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3 इस नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिला देते हैं ए और बी को, तो आंसर हो जाएगा डी, है ना। 2020 में एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 में कर लोगे, ये हो गया आसान है। एसिड रेन फिर पूछा हुआ है, देखो इन लोगों का कुछ पेट टॉपिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिड रेन, बार बार एसिड रेन ही पूछता रहेगा। देखो यहाँ तक पूछा हुआ है, यहाँ 26 से लेकर बार बार 30 तक, इधर भी देखोगे बार बार पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन पूछा है ना, कितनी एग्जाम में पूछा हुआ है देखो, सब एसिड रेन पूछ रहा है। और एक सिंपल ही क्वेश्चन, ऑक्साइड ऑफ व्हाट, कार्बन कौन सा है, मतलब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या क्या है, बस वही क्वेश्चन बार बार, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन, कौन इज रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, दोबारा फिर झारखंड के अंदर पूछा है, फिर वही पूछा है सेम, मतलब बार बार ये क्वेश्चन, पता नहीं क्या हो गया था इन लोगों को, लगातार इन्होंने लगातार यही क्वेश्चन, 31 में भी वही क्वेश्चन, देख रहे हो ना, 32 में भी वही क्वेश्चन, सब एसिड रेन, हाँ, 33 में भी वही क्वेश्चन, देख रहे हो, 34 में भी वही क्वेश्चन है भाई, आसान है ना, सब जगह वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक वही क्वेश्चन, 35 में भी वही क्वेश्चन, देख रहे हैं, क्या हो गया इसको, एसिड रेन को इतना क्यों पसंद कर लिया इसने, देखो फिर कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट द एयर गैस आर रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल से अगर करेंगे तो क्या नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, वही बार बार वही पूछ रहा है, बार बार वही पूछ रहा है, निकाल रहा है ना। हम्म, तो एयर पोल्यूशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो आसान क्वेश्चन है ये भी, 37। ठीक है, यूट्रिफिकेशन जो है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आसान सा क्वेश्चन है। फ्लाई ऐश पोल्यूटेंट करता है, इसमें थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, फ्लाई ऐश निकलता है, जो कॉलबर्न होता है उससे फाइन ऐश निकलता है, उससे वो भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये है ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर जो है वो किससे रिलेटेड है, सी नॉइज पोल्यूशन से, जो साइड में ना पेड़ लगाते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट वगैरह लगाते हैं उसको ग्रीन मफलर बोलते हैं, ताकि कान मतलब नॉइज पोल्यूशन ना हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैंने उस दिन बताई थी आप लोगों को, मिथाइल आइसोसाइनाइड वाली, याद है? हम्म, बताया था कि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड निकला था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था। और उसमें मैंने बोला बताया कि 1984 के अंदर जो है वो ट्रेजेडी हुई थी इंदिरा गांधी के उस समय, मतलब 1984 जब इंदिरा गांधी की मौत हुई है उसी टाइम पे सिख दंगे हुए हैं, उसी टाइम ये भी ट्रेजेडी हुई थी, याद है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, उसमें बहुत सारे लोग बेचारे मारे गए थे, तो ये 3 दिसंबर को याद रखिएगा, 3 दिसंबर 94 को भोपाल की ट्रेजेडी हुई थी। इसमें माना जाता है कि 3 दिसंबर को बहुत ही मतलब दुख के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता है कि
इसमें जो है लगभग 5 लाख लोग जो है जो मिथाइल गैस के एक्सपोज में आ गए थे, और माना जाता है कि बहुत सारे लोग लगभग 25,000 लोग जो है उसकी वजह से, कुछ लोग तो इमीडिएटली मर गए थे, कुछ लोग उसकी वजह से, जो 25,000 लोग लगभग जिनको उसके कुछ इफेक्ट हुए उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी थी, आप सोच सकते हो। उसके बाद में गैस जो है वो कौन सी गैस लीक हुई थी, वही कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में जो मतलब गैस लीक हुई थी, अभी मैंने ऊपर नाम लिया है, कौन सी गैस लीक हुई थी बताओ। बोलो भाई, ऊपर नाम लिया है ना अभी। उसके बाद में ये फिर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस न्यूमेरस डेथ हुई थी, उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। एमआईसी, एमआईसी मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये आसान है क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन, कंपोनेंट एसोसिएटेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी, कौन सा कंपोनेंट है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बार बार ही वही क्वेश्चन, पैथोजन गैस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ। तो ये कह रहा है पैथोजन, ये पॉलीथीन बैग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बने होते हैं किससे, पॉलीमर से। पॉलीमर जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते आसानी से। और क्या नाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय द बैक्टीरिया। तो तुम बता ही सकते हो भाई, बैक्टीरिया किसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, सिंपल है, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और सबको तो कर ही सकता है, आसान है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो आसान है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और अच्छा, कौन सा है पूछ रहा है, तो मरकरी, पॉलीथीन और प्लास्टिक, मरकरी है, पॉलीथीन है और प्लास्टिक है, ये सब तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल क्या बचता है, रबड़ है जो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो इसमें समझ रहे हैं, आसान क्वेश्चन है कि टफ है। ये भी सेम वही प्लास्टिक के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछा, तो ज़्यादातर इधर फिर प्लास्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे। एक एक अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस में पूछा है और आईएएस में भी पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर। अच्छा, आप लोग जानते हैं एयर पोल्यूशन, बायो इंडिकेटर का क्या मतलब होता है, जानते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायो इंडिकेटर है, इसका मतलब जानते हैं आप लोग। अच्छा, इंडिकेटर का मतलब तो जानते ही होंगे ना, जो कोई इंडिकेट करता है, कोई रास्ता बताता है, कोई चीज़ दिखाता है, जैसे कि कोई मतलब साइन कि हाँ एयर पोल्यूशन है, तो इंडिकेटर है। अगर कोई मतलब ऐसी चीज़ जो फिजिकल मतलब हो, जो बायोलॉजिकल हो, जो जिंदा हो, लिविंग हो, और वो ये शाइन दिखाए कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, तो इसको बोलते हैं बायो इंडिकेटर। लीचेंस जो होते हैं ना, जो एल्गी और फंगी का कॉम्बिनेशन होता है, उसको लीचेंस बोलते हैं। वो जहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा वहाँ वो डेवलप नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, बेटर एग्जाम्पल है किसका, एयर पोल्यूशन, कि वहाँ पे प्रेजेंट है। लीचेंस और जो मतलब फंगी और एल्गी का जो कॉम्बिनेशन लीचेंस है वो दिखाते हैं, बायो इंडिकेटर्स है वो। ठीक है, तो ये आंसर है उसमें। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन फॉर द बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के एक बेहतर इंडिकेटर के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बात की, लेजेंस जाने जाते हैं। और फिर वही सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूटेंट, कौन सा एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, लीचेंस। बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, 2019 में, फिर 2013 में। तो हर बार सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, 13 में, 10 में पूछा हुआ है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में है, लेकिन यूपीपीसीएस वाले तो अक्सर ये क्वेश्चन 2019 में पूछ के फिर 2013 में, 21 में भी फिर पूछ रहे हैं, पूछा इन्होंने। अब आपको हैरानी हो रही है कि यूपीपीसीएस उस लड़की ने कैसे निकाल दिया है, बार बार रिपीट करेंगे तो रट ही लेगा कोई आदमी, है कि नहीं। लीचेन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं बिटवीन एल्गी और फंगी। इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मिलके बनते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस प्री के अंदर, यूपीएससी में भी, ठीक है ना। फाइको फाइकोबियोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज माइकोबियोन्ट। इसको मतलब फाइकोबियोन्ट कहते हैं, जो एल्गी कंपोनेंट है उसको फाइकोबियोन्ट कहते हैं, और फंगल जो कंपोनेंट है उसको माइकोबियोन्ट कहते हैं। तो फाइकोबियोन्ट और माइकोबियोन्ट मिला के जो है ये लीचेंस बनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्यों है, कि क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, पोल्यूटेड एरिया में वो ग्रो नहीं करते, इसलिए ये बहुत बेहतर इंडिकेटर है। यानी जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ पे लीचेंस नहीं पाए जाएंगे, तो इसलिए ये पता चलता है कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, ठीक है।
अब बार बार देखो वही क्वेश्चन, कितनी बार लीचेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, देख रहे हो आप। फिर यही टीचर्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, वही बताता आ रहा हूँ, घुमा घुमा के वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रही है बात। अब अब देखें आप इधर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक इंडिकेशन है ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का एक इंडिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका है, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो ना यार, अभी हम लोगों ने बीओडी सीओडी ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ लेना आप, बता देना ठीक है। बीओडी, फिर वही बीओडी की बात कर रहा है, ये भी तो बता दोगे। बता दो क्या है, अब देखो बीओडी से कितने क्वेश्चन है। वाटर बॉडी, हाई बॉडी, दैट वाटर इज, क्या है, कंटेमिनेटेड है, ठीक है ना, कंटेमिनेशन है उसमें, ये बता रहा है। ये विद रेफरेंस टू द यूट्रिफिकेशन, फिर यूट्रिफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। दोनों चीजें होंगी, यूपीपीसीएस बीओडी जो है, सबसे ज्यादा बीओडी कहाँ पे है? अब ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का उस समय न्यूज में रहा होगा कि गंगा में कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो है कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक, मैंने वैसे बताया हुआ है आपको। हम्म, इधर का सारा पानी पॉल्यूटेड है, तो गंगा बेसिन ही तो पॉल्यूशन है, ये तो बताया भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायो रेमिडिएशन मीन्स, अभी मैं बता चुका हूँ कि नहीं बताया, बताओ, नहीं बताया। बायो रेमिडिएशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी। अरे बायो रेमिडिएशन बताया, लिखने के लिए भी दिया था भाई, elimination of the toxic pollutant from the environment by environmental by organism, तो ये हो जाएगा environment से organism का अगर वो हटा देना तो बायो रेमिडिएशन कहते हैं इसको। उसके बाद में फिर देखिए 58th क्वेश्चन में वही कंटेक्स्ट ऑफ द सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम, ठीक है, और अगर पॉल्यूशन प्रॉब्लम तो बायो रेमिडिएशन की टेक्निक क्या क्या है, तो वही बायो रेमिडिएशन के ऊपर कोई सेम क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ है, क्या कर सकते हैं हम लोग बायो रेमिडिएशन करने के लिए, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, देखिए कह रहा है कि सॉल्विंग द pollution problem, what are the advantage of bioremediation technique, it is a technique of cleaning in pollution by enhancing the same biodegradable process that occurs in the nature। इसमें हम लोग क्या करते हैं बायो रेमेडिएशन में, मतलब प्रोसेस को जो है हम लोग वो कर देते हैं, मतलब इन्हेंस कर देते हैं ताकि वो बायोडिग्रेडेशन करा सके। उसके अलावा एनी कंटेमिनेशन विद द हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रीडली एंड कम्प्लीटली बायोरेमिडिएशन से यूज़ करके, जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक है, ये नहीं, मतलब इनको रिमूव हम नहीं कर सकते। बायोरेमिडिएशन से अक्सर जो है सीवेज वगैरह को क्लियर किया जाता है, बहुत रेयर, बहुत कम होता है और थोड़ा बहुत ही हो पाता है अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हमें डिग्रेड करना हो या मतलब रेमिडिएट करना हो, तो ये मुश्किल काम है, सेकंड इज रॉन्ग, तो सेकंड तो है नहीं। और कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिजाइन, हाँ बायो रेमिडिएशन के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके म्यूटेशन करके कर सकते हैं, ये सही बात है। तो ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका कौन सा वाटर पॉल्यूटेंट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कौन सा नहीं है, जिंक कॉपर निकेल, जो भी सब्सटेंसेस हैं जो भी वाटर में चले गए इनमें से कुछ भी तो वो वाटर पोल्यूशन करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर नहीं एयर का पोल्यूटेंट है। और उसके बाद में वाटर पोल्यूशन, आर्सेनिक, आर्सेनिक मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। वाटर पोल्यूशन विद द आर्सेनिक मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, अब यूपी ऑप्शन है नहीं तो कहाँ क्या होगा फिर। जो दामोदर रिवर है ना, दामोदर रिवर कहाँ पे है, दामोदर रिवर, दामोदर को ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, और दामोदर उसको उसको जो है पॉल्यूशन डिजर्ट भी कहते हैं एक तरह से, बहुत मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर पॉल्यूशन हो चुका है, तो वो एक तरह से डिजर्ट हो गई है पॉल्यूशन की, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक उस एरिया में, वो उसमें हुगली बेसिन में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक वगैरह पाया जाता है क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो ये वेस्ट बंगाल इज द आंसर, ठीक है। आर्सेनिक सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में हुगली बेसिन उसमें दामोदर बेसिन में है। उसके बाद में आपका कार्बोनिल एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू द, कार्बोनिल एक्सीडेंट किससे रिलेटेड है, तो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट,
यूक्रेन का। उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है, तो डीडीटी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये आपको पता है, प्लास्टिक पता है नहीं है। फिर वही सीवेज वाला वही क्वेश्चन आ गया फिर तो ये। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल ऑफ द जो सबसे टॉक्सिक मेटल जो निकलता है, पोल्यूटेंट जो निकलता है ऑटोमोबाइल एग्जॉशन में, वो कौन सा है? सबसे टॉक्सिक क्या निकलता है? लेड निकलता है। लेड सबसे टॉक्सिक है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है नहीं, खत्म हो नहीं पाएगा। और जो और खासकर उससे पेट्रोलियम से, तो पेट्रोलियम से आपने सुना होगा लेड निकलता है, तो लेड शुड बी द आंसर। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया इज, इंडिया में तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है सबसे पॉल्यूटेड सिटी। तो आप देख सकते हो इस वक्त, पहले गाजियाबाद थी, फिर बीच में जो है भटिंडा हो गई थी। तो ऐसे बहुत बार गाजियाबाद जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर गाजियाबाद को भी भटिंडा ने पीछे छोड़ दिया था। भटिंडा जो है शायद आई थिंक है, वो देख लीजिएगा एक बार कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। गाजियाबाद थी वैसे हमारे यहाँ पे, एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा वहाँ था, लेकिन फिर उसको शायद आई थिंक भटिंडा हो गई थी। According to the report released by the Greenpeace of India in January 2020, among 287 Indian cities, which of the following is most polluted city? सबसे ज़्यादा polluted city कौन सी है? तो अब यहाँ पे झरिया, उस समय की जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से देखोगे तो उसमें झरिया एक्चुअल में था। झरिया कहाँ पे? जहाँ पे सारे कोल के कारखाने झारखंड के अंदर हैं। जो कोल के जो मतलब वो है ना, माइंस वगैरह जो हैं, वो सारे झरिया में हैं। झरिया से कोल होता है, स्टील प्लांट्स वगैरह को भेजा जाता है। तो ये झरिया में बहुत ज़्यादा कंडेमिनेशन है। Which was the seasonal factor responsible for the intense cold in the northern India in January 2012? जनवरी 2012 में सीजनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंस कोल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया इन जनवरी 2012। तो ये क्या वजह है कि जनवरी 2012 के अंदर, तो मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तो हम बात करेंगे ये एल नीनो और लानीना की, तो इसको छोड़ दीजिए अभी आप, इसकी बात करके फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसको बायोलॉजिकल डिजर्ट कहते हैं? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पॉल्यूशन से बायोलॉजिकल डिजर्ट कहने लगे इसको। कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर है, ठीक है। तो ध्यान से सुन रहे हैं मतलब, ठीक है। बायोलॉजिकल डिजर्ट फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो 2012 में यूपी ने पूछा हुआ है, फिर इंडिया, फिर बायोलॉजिकल डिजर्ट फिर पूछा हुआ है। कौन से ईयर में पूछा है ये फिर यूपी पीसीएस वालों ने आर आई में 2014 में पूछा हुआ है। उसके अलावा वही दामोदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर एन अडल्ट्रेशन अडल्ट्रेंट ऑफ द मस्टर्ड सीड? मस्टर्ड सीड का अडल्ट्रेंट के तौर पे कौन सा यूज होता है? अर्जिमोन सीड यूज होता है। चलो ये तो वैसे याद करने वाला है। विच ऑफ द why is there good concern about the microbeads that are released into the environment? क्यों ये cause of concern है? ये 2019 के अंदर है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोबेड, ठीक है। ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबेड्स दैट आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट रिलीज किए जाते हैं उनके लिए वो ग्रेट कंसर्न क्यों है? माइक्रोबेड्स। तो आंसर क्या है इसका? दे आर कंसिडर हार्मफुल टू द मैरीन ऑर्गेनिज्म, मैरीन ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। इसको डिटेल में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि माइक्रोबेड जो है, दे आर कंसिडर हार्मफुल टू द मैरीन इकोसिस्टम एंड दे आर यूजली मेड अप ऑफ द पॉलीथीन पॉलीइथाइलिन। They are exhaustively used in the shampoos, face cream and baby lotion. They are usually toxic to the marine life. ये फेंक देते हैं हम लोग। Hence there is a great concern of the releasing in the environment that they are harm to the ecosystem. ये जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीनेज के बच्चे भी और सब लोग भी मेकअप इंडस्ट्रीज में ये बड़ा यूज होता है, जो कि बड़ा खतरनाक भी है। और क्योंकि ये जो है मतलब जो है फेस क्रीम वगैरह हो गया, बेबी लोशन हो गया, शैम्पूज वगैरह यहाँ, लेकिन ये हार्मफुल है किसके लिए? मैरीन लाइफ के लिए। अगर उसमें जाता है तो ब्लीचिंग भी कर सकता है, कोरल ब्लीचिंग वगैरह भी होती है इसकी वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन फॉर द क्लीनिंग अप पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर क्लीनिंग अप पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट? किसको, कौन सा पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट क्लीन कर सकता है? क्लीनिंग ऑफ द पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट। तो वाटर, रैन। तो जाहिर सी बात है भाई, रैन होता है तो कभी कोई पॉल्यूशन कम हो जाता है, आपने सुना होगा। हाँ, बस ये यही सुनी सुनाई बात है बाकी। इसके बाद में यूनियन कैबिनेट अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड सी ए सी सेप, मतलब ये इसको क्या नाम है, सेसेप भी पढ़ते हैं लोग और ऐसे सेप भी पढ़ते हैं, ठीक है। सेसेप जो है कॉपरेशन
on oil and biochemical pollution in the South Asian Sea region. What does SEP stand for? किस SEP का मेरा फुल फॉर्म पूछ लिया इसने, SEP का फुल फॉर्म पूछ लिया। अब ये तो सबको पता ही होगा यार। हम्म, और क्लोज ऑप्शन दे दिए हैं। अरे वो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्या नाम है आपका, साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ ऑप्शन कौन सा है, साउथ एशियन कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कहाँ पे है, बी। ठीक है, सिमिलर सिमिलर लिखे हुए हैं तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो ये है, आसान क्वेश्चन था, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था। हाई लेवल के क्वेश्चन है। देखिए हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ये भी बड़े आसान क्वेश्चन है। इसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम इन द सी वाटर, व्हाट कुड बी द कॉजिंग फैक्टर ऑफ दिस फिनोमिना। हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होता है उसकी वजह क्या है, डिस्चार्ज, जाहिर सी बात है, मैं पहले बता चुका हूँ। हार्मफुल एल्गल ब्लूम मैंने बताया एस्चुरीज की वजह से। रन ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, अपवेलिंग ऑफ द सी, सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो सकता है। इन तीनों तीनों वजह हो सकती हैं। आसान क्वेश्चन है, 2011 में हुआ है, पूछा हुआ है। अब यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में, तो ये रूल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आगे चैप्टर में है वैसे आपके, तो इसको एक वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो ये क्राइटेरिया एक्चुअल में इसने दिया था, एलोबरेटेड क्राइटेरिया दिया था आइडेंटिफाई करने के लिए साइट्स फॉर लैंडफिलिंग, की लैंडफिलिंग कहाँ पे की जाएगी और वेस्ट प्रोसेसिंग कहाँ पे, फैसिलिटी कहाँ पे दी जाएगी। इसके लिए एक करेक्ट करेक्ट उसने नोटिफिकेशन दिया था, एग्जैक्ट मैकेनिज्म दिया था। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वो बेसिकली लैंडफिल साइट वगैरह के लिए था, तो उस समय के एग्जाम के हिसाब से पढ़ सकते थे इसको। हाँ, तो वही कुछ ऑप्शन है। उसके बाद में आपका जो है एशियन ब्राउन क्लाउड, ये 2002 में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का के तौर पे एकदम ब्राउन क्लाउड टाइप का दिखता था, और ये साउथ एशिया में दिखता था, और ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था उस टाइम 2002-3 के आसपास, ब्राउन क्लाउड। और कुछ लोग इसी के बहाने मुंह नचवा करके एक फेमस किया था इन लोगों ने कि मुंह आता है मुंह नोचने के लिए। 2002 की ही बात है, याद है। कभी आप में से सुना है किसी ने कि मुंह नचवा बहुत फेमस हुआ था कभी। ये क्लाउड है, ये एक्चुअल में एक पॉल्यूशन है, ये क्लाउड छाया रहता था, बहुत ही डस्ट टाइप का, जो रेस्पिरेटरी कैंसर तक के डिसीज कर सकता था। हाँ, उसके अलावा जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइरस क्लाउड थिनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ज्योग्राफी जानने से आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं hint दे देता हूँ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डू सम साइंटिस्ट, नहीं ज्योग्राफी वाला भी नहीं है। साइंटिस्ट सजेस्ट द साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्टिंग द सल्फेट एरोसोल इनटू द, तो इससे क्या होगा। अच्छा, आसान क्वेश्चन दे दिया, मैं सोच रहा था टफ पूछेगा। दे दिया कि मतलब इससे क्या होगा, बस तो सिंपल है। इससे क्या होगा, देखो क्या है, अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, ये तो कुछ है नहीं, आर्टिफिशियल रेन वगैरह तो कराने का, थिनिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है उससे। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड एंड द, ये भी कोई नहीं। रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, हाँ बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि जो ये साइरस क्लाउड होता है, ये क्या करता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है उस मतलब रेस को यहाँ पे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उससे बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो उसको थिनिंग करने के क्या होगा, वो आती तो है, तो जो शॉर्ट वेव आती हैं वो मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी में कि जब शॉर्ट वेव आती हैं तो पेनेट्रेट कर जाती हैं और अर्थ पे आके टकराती हैं, लेकिन जब लॉन्ग वेव जाती हैं तो वो बाहर नहीं जा पाती। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त बताया था, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, याद करो कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह पढ़ाया था, ये तो मैंने ज्योग्राफी में भी आप लोगों को पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। पढ़ाया ना भाई, कि जैसे क्या नाम है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पढ़ाया ना, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज्योग्राफी वालों। सलमान तुम्हें तो बताया है, नहीं बताया, बोल ही नहीं रहा।
पढ़ा है ना? ये तुम थे क्लास में क्या? अच्छा, अच्छा। ये ठीक है, चलो कोई नहीं। जिन्होंने पढ़ा है वो कर लेंगे। मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वैसे अभी आगे पढ़ाऊँगा भी, तो उसमें आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ देखो पायरोलिसिस। ईशान कैसा है? हाँ? फिर दस्त किया है क्या? हाँ? फिर दस्त हुआ है? कितनी, एक बार? हाँ? अभी किया है जस्ट? कैसा किया है? ब्लड नॉर्मल? तो दवा पिलाओगी? नहीं, कभी 1.5-2 घंटे बाद किया है तो क्या? वैसे एक बार और पिला दो। हाँ? फीवर है? फीवर है? ठीक है। और खेल रहा है क्या? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पैरालिसिस, ठीक है, एंड फोटो ये प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन देखो, ये दोनों चीज़ें प्लाज्मा गैसिफिकेशन पैरालिसिस ये आप लोगों ने पढ़ा था बेस्ट मैनेजमेंट में। वो बताया था ना कि इसमें गैसिफिकेशन करते हैं और इंसर ये इंसिनरेशन वगैरह प्लाज्मा पैरालिसिस ये पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन ये सब आप लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट की जो थर्मल प्रोसेस से यानी गर्म करके उसको गैसिफाई करना चेंज करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है ये या देखा हुआ होगा। तो ये डी आंसर है कि वेस्ट टू एनर्जी यानी वेस्ट चीज़ों को गैसिफाई करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्निक होती है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ड्यूरिंग विंटर विंटर एयर पोल्यूशन इन द दिल्ली अच्छा विंटर के अंदर एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे हो जाता है। ये तो कंबशन प्रोसेस इन द मोटर व्हीकल इंक्रीज ड्यूरिंग विंटर। तो इंक्रीज तो नहीं होता, कंबशन प्रोसेस डिक्रीज जरूर हो जाता है। तो आर तो सही नहीं है, लेकिन हाँ ये आर ए सही है। तो ए सही है लेकिन आर फॉल्स है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो मतलब है कि यहाँ पे इसका वो ऑप्शन भी दे रखा है, आपको देख लीजिएगा। कोल्ड एयर जो है रिलेटिवली हैवी होती है देन द वार्म एयर, और नीचे आ जाता है पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल वगैरह सब नीचे आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो एयर पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि कंडेंस हो जाती है ना, वो तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कंडेंसेशन ज़्यादा होता है उसमें, हैवी हो जाती है ठंडी में। हैवी होने की वजह से जो है वो पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं या जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं पास पास आ जाते हैं, तो एयर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट कौन सा है? इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडोर एयर पॉल्यूटेंट रेडॉन गैस। ये छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है। रेडान गैस जो होती है ये मतलब ऐसी जनरल से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था। रेडान गैस जो है लंग कैंसर वगैरह होता है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, उसमें रेडॉन होता है, तो इस वजह से इसको इंडोर के लिए बोला हुआ है। सिगरेट स्मोक जो है उसके अंदर क्या क्या होता है? बहुत आसान है। उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है। थोड़ा बहुत निकोटीन भी होता है, लेकिन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड मेन होता है और बेंजीन मेन होता है। तो सी इज़ द आंसर। ठीक है। उसके अलावा सिर्फ ये नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, आर्सेनिक होता है, थोड़ा बहुत फॉर्मेल्डिहाइड होता है और बेंजीन होता है। तो इसमें जितने ऑप्शन थे उसमें से बेहतर जो था, निकोटिन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते हैं स्मोक के अंदर। जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, इसलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन ज़्यादा निकलता है तो उसको देखते हैं। कितने सारे जिसे चीज़ें सिगरेट पी रहे हो देखो कितनी चीज़ें इनहेल कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड सब जहरी है, आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन। देख रहे हैं? अब सिगरेट जो पी रहे हैं वो इतनी चीज़ें इतने पॉल्यूटेंट अपने अंदर लेके जा रहे हैं। और दिल्ली की हवा में जो सांस ले रहे हैं वो 12-15 सिगरेट पीने के बराबर बराबर है खुद ही। कि 40 सिगरेट आई थिंक किसी ने बताया था ना, पर सर्वे क्या था, 40 सिगरेट। लेड जो होता है ना वो बहुत ही मतलब लेड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेड पॉइजनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और मतलब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम वगैरह कर देता है। तो लेड जो है वो कहाँ कहाँ से निकलता है? तो स्मेल्टिंग यूनिट से निकलता है, ये तो सब फेमस बात है। पेन पेंसिल से क्या निकलेगा? उतना उतना नहीं निकलेगा, लेकिन ठीक है। पेंट्स में डाला जाता है लेड। तो ये है। हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक्स में भी मतलब होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता आई थिंक। तो ज़्यादा ज़्यादा जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं वो होता है बेसिकली स्मेल्टिंग यूनिट में और पेंट्स वगैरह में, ये बहुत ज़्यादा होता है जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा लेड का। उसके बाद में अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सा प्रॉब्लम करता है ब्लड स्ट्रीम में, कौन सी प्रॉब्लम करेगा, मरकरी क्या करेगा, लेड क्या करेगा, और क्या नाम है एब्सटॉस टेस्ट क्या करता है। ब्रेन में दिक्कत कौन करता है?
मरकरी वगैरह नर्वस सिस्टम में डिस्टर्ब कर देते हैं, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। बी इज़ द आंसर, बी मतलब ए का 3, देख लीजिएगा आप, ए का 3, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका बी का 1, ठीक है। ब्रेन, और लेड ब्रेन को, हाँ लेड ब्रेन को वो कर देगा। मरकरी जो है वो स्टमक वगैरह में भी कैंसर कॉज कर सकता है, तो वो भी है। और आपका ब्लड स्ट्रीम में तो आपको पता ही कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसमें मुझे लगता है आंसर एक ही से मिल जाएगा आई थिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले से। नहीं, नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो एब्सटॉस इज अ पॉइजनस मटेरियल विच हुज डस्ट कुड कॉज लंग कैंसर। इसको लिख लीजिएगा, एब्सटॉस के सामने लंग कैंसर लिख लीजिएगा आप अपने। लेड जो है उसको नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ब्रेन को। अच्छा, इसको रट्टा मान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया हुआ है। लेड क्या इफेक्ट डालता है, तो लेड जो होता है वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन को इफेक्ट करता है। मरकरी जो है स्टमक को इफेक्ट करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम को करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। उसके बाद में आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सफर फ्रॉम, अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसको मैं बता दूं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सफर फ्रॉम द एसिड रेन, इसमें से कौन सी कंट्री एसिड रेन से सफर करती है। जो ठंडी कंट्रीज है ना, गर्म जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज का धुआं ऊपर जाता है और ठंडी में जाके वो कंडेंस होता है, और वहाँ पे तो जो ठंडी कंट्रीज जैसे नॉर्वे वाले लेटीट्यूड पे जो कंट्रीज है ना, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड, यहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ होते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा वगैरह, क्योंकि वहाँ पे जाके वो मतलब उनको वो एसिड बनाने का और उनको मतलब पलने पुलने का समझ लो अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलता है। नाइट्रस ऑक्साइड, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वगैरह बनने का, तो ये नॉर्वे में और कनाडा में ज़्यादा होता है। तो 1 और 3 शुड बी द आंसर, ये है। जो फैक्ट्रीज नीचे है ना, यूके में जो फैक्ट्रीज हैं, जर्मनी में जो फैक्ट्रीज हैं, उनकी वजह से स्वीडन में, नॉर्वे में, यहाँ पे स्वीडन होता तो स्वीडन भी आंसर हो जाता, क्योंकि स्वीडन वाला जो लेटीट्यूड है ना, फिनलैंड, स्वीडन, आप लोगों ने मैप देखा हुआ है ना, ऊपर फिनलैंड, स्वीडन, और एक साथ में ये क्या, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एक साथ में है, देखा है। उसी लेटीट्यूड पे फिर आप जाएंगे तो आपको वो भी मिलेगा, कनाडा भी मिलेगा, ठीक है ना। और ठंडी कंट्रीज हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द मोस्ट एसिड रेन, सबसे ज़्यादा एसिड रेन कहाँ पे होता है, चाइना में, जापान में, यूएसए में, नॉर्वे में। आसान है, आसान है। 15th क्वेश्चन देखें ये, 15th क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्वेश्चन इसमें क्या 1 2 3 सारा है, मतलब इसमें कह रहा है इमिशन, अगर उसमें पावर प्लांट से जो निकलता है क्या निकलता है, तो सब आसान है, सारे निकलते हैं, कार्बन सल्फर ऑक्सीड ऑक्साइड वगैरह सब, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा 18 जो है आपका फ्लाई ऐश वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश के ऊपर क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश से ब्रिक्स वगैरह भी बनाया जाता है, और पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह का रिप्लेसमेंट भी है। तो फ्लाई ऐश जो उससे निकलता है, क्या नाम, कैसे निकलता है, थर्मल पावर इंडस्ट्रीज से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पूछाता हुआ था HCNG से, HCNG क्या सस्ती होती है, जिसमें एक क्वेश्चन से ही आंसर मिल गया था, 2019 में पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन था। HCNG मतलब हाइड्रोजन से ब्लंट करके हाइड्रोजन के साथ जो है मिलाया जाएगा, तो कैलोरीफिक वैल्यू तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो मेन एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा, एलिमिनेट किया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, लेकिन एलिमिनेशन नहीं होता इससे, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड मिनिमाइज हो जाता है, कम हो जाता है, तो पहला वाला गलत हो गया, बात सही नहीं है। एच जो है नाइट्रोजन एज अ, मतलब ये कह रहा है कि अगर हम एच यानी हाइड्रोजन एनरिच सीएनजी यूज करें तो क्या फायदे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। HCNG जो है वो रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन हाइड्रोकार्बन इमिशन, हाँ वो तो करेगा, कार्बन थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। और 1/5 ब्लेंड किया जाता है लगभग, क्या नाम है, फ्यूल फॉर द बसेस, एंड सीएनजी जो है फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन द सीएनजी, तो ये यहाँ पे फोर्थ वाला जो है वो वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है HCNG जो है लेस एक्सपेंसिव, नहीं HCNG ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फोर्थ तो में गया, तो डी भी चला गया और सी भी चला गया, बचा क्या, वन बोल रहा है, वन भी गलत हो गया। तो वन कैसे गलत हो गया, कि मेन एडवांटेज जो है वो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है, तो एलिमिनेट नहीं होता, ये गलत बात है। तो 1 या एंड 4 इज रॉन्ग, तो इसका मतलब A C and D इज रॉन्ग, तो सही क्या हो गया, 2 and 3, ये तो
फ्लाई ऐश के ऊपर क्वेश्चन है फिर, और देख लीजिएगा फ्लाई ऐश में क्या है, मेड ऑफ किससे बनता है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, तो ये जो है याद कर लीजिएगा बस। बाकी बेंजीन पॉल्यूशन किसके अंदर होगा, तो वुड, टोबैको वगैरह में, इसमें लगभग लगभग सारे उसमें बेंजीन निकलता है एज अ पॉल्यूटेंट। और जो आपका ऑटोमोबाइल एक्चुएशन होता है उसमें भी टोबैको स्मोक होता है, उसमें भी वुड कैनो बर्निंग होती है, उसमें भी लगभग सब में जो है वो बेंजीन पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट के तौर पे निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ है। उसके अलावा जो है आपका इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द स्टोरेज ऑफ द सेरोगेन एंड ऑयल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन नॉन एज द एफ्लोटॉक्सिन विच इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। एफ्लोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स, मोल्ड से प्रोड्यूस होता है ये। आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़िएगा इसको। तो ये जितने भी और बाकी जो भी ये क्वेश्चन है ना, इसको एक बार रीडिंग लगाइएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सारे मतलब अब जैसे नोकनी सिंड्रोम है, ये किसके, फ्लोराइड जो की कमी से होता है, इस तरह का क्वेश्चन है। यूरो इमिशन जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें हम किस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन और लेड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है। ऐसा करें, आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, अगर यूरोनॉम्स को बस आप लेको एक बार पढ़ लीजिएगा। यूरोनॉम में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, वैसे तो अभी आगे आएगा भी, पढ़ेंगे भी, लेकिन यूरोनॉम्स को हमने क्योंकि पढ़ा नहीं है तो इसको चाहे रहन दीजिएगा। यूरोनॉम्स क्या होते हैं, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, 4, 5, 6, इस तरह यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, ये एक्चुअल में पॉल्यूशन, जो गाड़ियों में पॉल्यूशन होता है ना, उसका हम स्टैंडर्ड करते हैं कि भाई इस इतना मतलब सल्फर कम कर दो इसमें, पे इस तरह का पेट्रोल यूज़ करो, ये सब स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो यूरो 1, यूरो 2 उसको कहते हैं। उसके हिसाब से ही हमने भारत 1, भारत 2 स्टेज रख रखा है। तो हमारा BH1, BH2 गाड़ियाँ होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा शायद, भारत 1, भारत 2 गाड़ियाँ, सुना या नहीं सुना, बता दो। भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 4, ये कोई भी गाड़ी का लाइसेंस देखोगे ना, उसमें लिखा रहता है, देखा है आपने? सलमान, आपने देखा है? तुम्हें तो पता ही होगा यार। अरे भारत स्टेज 1 बाइक वाइक पे लिखा नहीं था, BH1, BH2, BH3, ये तो तुम्हें पता होगा। पॉल्यूशन स्टैंडर्ड की किस तरह का इंजन है, इसका पढ़ा है ना? ये भारत स्टैंडर्ड जो लिखा रहता है, भारत स्टैंड 4, भारत स्टैंड 1, भारत स्टैंड, ये यूरो स्टैंडर्ड से हमने कॉपी किया हुआ है। ये मतलब पॉल्यूशन का वो करता है कि किस टाइप का पॉल्यूशन है, और इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आपको मैंने आज होमवर्क देना है कि आप लोग इसको करिएगा कि यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 क्या है, और भारत 4 हमने कुछ स्किप भी किया है, और हम सीधे भारत 4 पे आ गए हैं। 2017 में हमने दो भारत 4 इम्प्लीमेंट कर दिया है, BS4 जिसको हम कहते हैं, भारत स्टेज 4, जबकि हमने 3 को स्किप कर दिया है। तो ये जो है, और यूरो 2 इमिशन तक भी हमें पहुंचने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यूरो नॉर्म्स जो होते हैं, इन्हीं को, इससे हमने अपना कॉपी किया है भारत नॉर्म्स। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। मैंने बता दिया है कि पॉल्यूशन में जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है। और वो लिखा रहता है जो नई गाड़ियाँ आ रही है भारत स्टेज 4 की तो अभी शायद आ ही रही हैं, कम ही आ रही हैं। ज़्यादातर भारत स्टेज 2 की गाड़ियाँ हैं अभी जो चल रही हैं मार्केट में। फिर देख लीजिएगा। उसके अलावा ये भी मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स भी पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया ना मैंने, इसका भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लीन ईयर प्रोग्राम जो है 2019 के अंदर लॉन्च हुआ है, था, आई थिंक 2019 में लॉन्च हुआ है। हाँ, 2019 में लॉन्च हुआ है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ने 2019 में लॉन्च किया था। कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट करता है व्हीकल के अंदर टन, एक देखो, एक ये भी बनाया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो इमिट होता है व्हीकल से ना, उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, कैटलिस्ट कन्वर्टर दे दिया जाए, जो कि कन्वर्ट कर दे उसको किसमें, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, जो लेक्स टॉक्सिक है। तो ये जो करता है, कौन करता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पैलेडियम करता है। पैलेडियम जो होता है वो कैटलिस्ट है, क्योंकि क्या, कैटलिस्ट कन्वर्टर है, जो क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, जो कि लेक्स टॉक्सिक हो जाता है। सॉइल पोल्यूशन इज मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इनटू द फूड साइकिल। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो सॉइल पोल्यूशन है उसकी वजह से ना हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारी फूड चेन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि हम लोग डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये बात सही है, इसका कैलकुलेशन भी ठीक है। ये क्वेश्चन है, which of the following which of the which mega city
इंडिया जनरेट द लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट बाय पर कैपिटा इनवॉल्व, ये मुंबई था पहले, फिर दिल्ली हो गया था बीच में। ठीक है, तो ये मुंबई ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है मुंबई ही है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता रहता है, लेकिन चेंज होता रहता है। देखो मुंबई था, बीच में दिल्ली भी हो गया था, दिल्ली वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 2009-10 में। ठीक है, तो ये दिल्ली मुंबई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आर यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोड्यूस लाइक मैट्रेसेस वगैरह में, और आपका हाउस जो हॉस्ट्री होती है उसमें सब में यूज होता है। ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है? हाईली रेजिडेंट डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट, मतलब डिग्रेडेशन जल्दी नहीं होता इसका, और ये जो है एक्युमुलेशन हो जाता है ह्यूमन और एनिमल के अंदर एक्युमुलेट भी हो जाता है। 2014 में ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट आर द organobromide component that has an inhibitory effect on the combustion chemistry and led to reduce the inflammability and produce content them. Some brominide flame retardant were identified as a persistent bioaccumulative bioaccumulation में पढ़ा चुका हूँ, जो कि इंसान के अंदर जो है वो न्यूरो बिहेवियर प्रॉब्लम पैदा करता है, आपकी बॉडी में जाएगा, डिग्रेड होगा नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन में बता भी चुका हूँ आप लोगों को। सो उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द, हाँ ये सही है, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिएक्ट नाइट्रोजन कंपोनेंट इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारे पॉइंट सही हैं। 2010 में 2019 के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के अंदर से नाइट्रोजन ऑक्साइड और एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, कैटल जो है अमोनिया रिलीज करते हैं, मतलब उनसे अमोनिया का मतलब फुटप्रिंट बढ़ता है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वाला पैरा पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्रॉप रोटेशन इन द क्रॉप रोटेशन इन द फार्मिंग, तो आसान क्वेश्चन है। इंक्रीज, अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो क्या होगा? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, कौन सा हाई लेवल क्वेश्चन है? अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं तो फर्टिलिटी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कंजर्व रहेगी, सॉइल इरोजन कम होगा। तो पढ़ा ही हुआ है, तो ये अच्छाई के लिए माना जाता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, नैनो पार्टिकल केमिकल कह रहा है देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल ऑफ some chemical elements that are used by the industries in the manufacturing of various products. Why? They are accumulated in the environment and contaminate the water and soil, बिल्कुल करता है। They can enter food chain, बिल्कुल कर सकता है। They can trigger the production of the free radical, बिल्कुल कर सकता है। ये सारी बातें कर सकता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल बहुत खतरनाक होता है। कुछ भी यहाँ पे मतलब, अब मतलब इनमें से कोई भी चीज़ ये कर सकता है और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी बॉडी में उसमें घुस गया, खाने पीने में भी, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, तो ये हमने जो है देख लिया है भाई। क्वेश्चंस इतने ही थे आई थिंक, हाई लेवल सब मिला के। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, उसके बाद में आपका ये पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के अंदर जो जितने क्वेश्चन, देखिए एक बार आप रीडिंग लगाएंगे, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना हो पाए। बस थोड़ा सा डिटेल में इसको रीडिंग ठीक से लगाइएगा ताकि याद हो पाए आपको। ठीक है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। और हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में लगभग इधर 41 क्वेश्चन इधर हैं, और लगभग 60-65 क्वेश्चन उधर हैं। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, नज़र मार ली है। ठीक है, बाकी आप लोग जो है बस इतने ही 41 क्वेश्चन ही हैं। आप जो है अगर करेंगे और कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मुझसे बात कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि इतना टफ नहीं है कि आपको डिफ़िकल्टी हो जाए, बहुत ईज़िली कर सकते हैं।